हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भारतीय प्राचीन इतिहास में जीएस दृष्टि में आपका ये 8 नंबर क्लास होगा हिस्ट्री का। और ये आज का प्राचीन भारत का लास्ट क्लास होगा। इसके बाद हम लोग मध्यकालीन इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। और आज आपका पॉइंट है प्राचीन भारत के इतिहास में पूर्व मध्यकाल के वंशों की चर्चा करेंगे हम लोग। तो चलिए देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज हम चर्चा करेंगे पूर्व मध्यकालीन। ये जो है 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक इसकी चर्चा की गई है। इसमें आपका पहला है पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक गोपाल को माना जाता है। और इसमें अगला शासक है धर्मपाल। धर्मपाल को उत्साही बौद्ध के नाम से जाना जाता है। उत्साही बौद्ध और परम सौगात यानी कि लेखों के नाम इसके। और इसमें जो है कि विक्रमाशील सोमपुरी में विहारों की स्थापना इसके द्वारा की गई थी। और इसका अगला शासक था देवपाल। देवपाल की बात करें तो ये बौद्ध मतानुयायी था और 5 गांव दान में इसने दिया था। नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने हेतु इसे जाना जाता है। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्रदेव के अनुरोध पर। और इसी क्रम में आगे चलते हैं तो ये गहड़वाल वंश है। इसके संस्थापक चंद्रदेव को माना जाता है। और इसके अगले हैं गोविंद चंद्र गढ़वाल। और इनकी पत्नी जो है रानी कुमार देवी थी। और ये बौद्ध मतानुयायी थे। और धर्म चक्र यानी कि जीन विहार सारनाथ का निर्माण किया गया था। और इसमें अगला है मंत्री लक्ष्मीधर थे गढ़वाल वंश के। गहड़वाल वंश के जो मंत्री थे लक्ष्मीधर। और इसमें जयचंद्र यानी कि इसका अंतिम शासक जयचंद्र था। और इसी क्रम में हम आगे देखते हैं तो आल्हा उदल, ये क्या है, महोबा से संबंधित है ये। और परमादिदेव यानी कि चंदेल के शासक के सेना नायक थे ये आल्हा उदल। और पृथ्वीराज चौहान से परास्त हुए थे ये। और स्रोत आल्हा उदल का क्या था, पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो। और इसी क्रम में आगे देखते हैं तो जय सिंह सिद्धराज, ये क्या थे, चालुक्य शासक थे गुजरात के। और धर्म सहिष्णु शासक थे ये। और मस्जिदों हेतु 1 लाख बालोम यानी कि मुद्रा दान में इन्होंने दिया था जय सिंह सिद्धराज ने। और इसी क्रम में हम आगे देखते हैं तो ये गुर्जर यानी कि प्रतिहार वंश, इसके नागभट्टम प्रथम संस्थापक शासक माना गया है जो। और नागभट्टम भट्ट द्वितीय ये परम भट्टारक थे। और ये परम भट्टारक महाराज धीराज परामेश्वर की उपाधि धारण किए थे। कौन, नागभट्ट द्वितीय। और इसके अगले शासक थे मिहिर भोज, ये इस वंश का महानतम शासक इन्हें माना जाता है। और वैष्णव धर्म में अनुयायी थे ये मिहिर भोज। और उपाधियाँ कौन कौन से धारण की थी ये, तो आदि व राह की उपाधि और प्रभास की उपाधि धारण की थी ये। इसके आगे देखते हैं तो इसके आगे वंश है सेन वंश। सेन वंश के संस्थापक माना जाता है सामंत सेन को। और दूसरा इसके अगले हैं लक्ष्मण सेन, ये कि 28 वर्षों तक शासन किए थे ये। और लक्ष्मण संवत प्रारंभ किए थे इन्होंने। और इसके अगले शासक हैं बल्लाल सेन, तो ये जो है इनकी बात करें हम तो निशंक शंकर की उपाधि धारण किए थे ये बल्लाल सेन। और दान सागर की रचना की थी इन्होंने। और अद्भुत सागर की चर्चा की थी इसमें। और इसके आगे चलते हैं परमाल वंश। तो परमाल वंश के संस्थापक सीयक या श्रीहर्ष को माना जाता है। और वाक्यपति पुंज अगले हैं। निर्माण क्या क्या है इनका, मुंज सागर तालाब का निर्माण कराया था। और उपाधि जो है श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ और अमोघ वर्ष की उपाधि धारण किए थे। और इसके अगले हैं सिंधुराज, ये जो है कुमार नारायण तथा शाहसांक की उपाधि धारण किए थे। इसके अगले हैं आपके शासक राजा भोज, तो इनका शासन धार से शासन था इनका। और रचना क्या थी इनकी राजा भोज की, तो सम्रांगगढ़ सूत्राधार, ये वस्तुशास्त्र से संबंधित थे राजा भोज जो है। और राजा भोज की अन्य रचना कौन कौन सी है, तो सरस्वती कंठाभरण और सिद्धांत संग्रह इनकी अन्य रचना थी। और इनके द्वारा भोजशाला का निर्माण कराया गया था राजा भोज के द्वारा ही। और इसके अगला पॉइंट की हम बात करें तो पृथ्वीराज तृतीय यानी कि पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो अजमेर का शासक इन्हें माना जाता है पृथ्वीराज चौहान को। और तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी पर विजय प्राप्त हुआ था, पृथ्वीराज चौहान विजय प्राप्त किए थे। और तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी से ये पराजय हुए थे यानी कि हार गए थे द्वितीय युद्ध में। और तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था इसमें ये पृथ्वीराज चौहान जीते थे, विजयी हुए थे। और इसी क्रम में हम आगे चलते हैं तो ये 10पुर शिलालेख की हम बात करें तो मंदसौर से प्राप्त हुआ था ये 10पुर शिलालेख। और इसी क्रम में आगे देखते हैं कुमार गुप्त के शासनकाल का में बनवाया गया था। कुमार गुप्त के शासनकाल का चर्चा किया गया। और उल्लेख क्या क्या इसमें है, कुमार गुप्त का राज्यपाल बंधु वर्मा का उल्लेख है। और सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख है। और पटवा श्रेणी का उल्लेख है। पटवा श्रेणी क्या है, तो रेशमी सूत यानी कि धागा
बुनने वालों की समिति। और इसी क्रम में हम आगे देखते हैं विग्रहराज चतुर्थ, ये क्या है, शासनकाल इसका क्या था, तो 1153 से 1163 ईस्वी। और दिल्ली विजय उपाधि शासन, इसमें जो है सबसे प्रमुख विजय था, और कि कौन, विग्रहराज चतुर्थ। और इसमें उपाधि कौन कौन सी धारण की थी, तो ये परम भट्टारक और परमेश्वर महाराजाधिराज की और कवि बांधव की उपाधि धारण की थी इन्होंने। और जयानक द्वारा विद्वान में सर्वप्रथम सोमदेव द्वारा सोमदेव की रचना ललित विग्रहराज की थे। और इसी क्रम में हम आगे देखते हैं जेजाग भुक्ति, तो ये बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है जेजाग भुक्ति। और चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक के पौत्र यानी कि जयसिंह या जेजा के नाम पर नामांकन किया गया था इसे। और इसी क्रम में हम आगे देखते हैं हेमचंद्र जैन विद्वान थे और सोलंकी वंश के शासक जयसिंह सिद्धिराज के उत्तराधिकारी थे। ये कुमारपाल के सलाहकार थे ये हेमचंद्र। और इसी क्रम में हम आगे देखते हैं, तो ये आपका अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है जो ऑनलाइन क्वेश्चन है। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं, तो ये हैं भगवती सरस्वती। और अगला प्रश्न है आपका विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, तो ये गंगेय देव। और इसी क्रम में हम आगे देखते हैं, तो अगला पॉइंट है आपका वाक्यपति की रचना, तो ये गौड़वाहों के द्वारा हुई थी। और भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जलचक्र, तो ये अरघट्टा था। और कश्मीर का अकबर कहा जाता था किसे, तो जैनुल आबिदीन को कहा जाता था कश्मीर का अकबर। और अगला प्रश्न है आपका हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था किसने किया था, तो दंती दुर्ग ने किया था। और दाय भाग के रचनाकार थे तो जीमूत वाहन थे रचनाकार इसके। चतुर्वर्ग चिंतामणि की रचना किए थे तो हेमाद्री किए थे। और सैन्य छावनी में पैदा होने वाला राष्ट्रकूट शासक था तो ये अमोघ वर्ष था। और धर्मपाल से संबंधित लेख है तो ये लखीमपुर लेख है, खालिमपुर लेख है। और इसी क्रम में हम आगे देखते हैं, तो हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है, क्या बताया गया है, तो सूर्यवंशी बताया गया है। पृथ्वीराज रासो की रचयिता किसे है माना जाता है, चंद्रवरदाई को। और परमाल रासो के रचयिता जगनिक, परमाल रासो के रचयिता कौन है, जगनिक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, खजुराहो लेख में शासक हर्ष को कहा गया है, क्या कहा गया है, तो परम भट्टारक कहा गया है। प्राचीन काल में फ्रुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित था तो उत्तर बंगाल के क्षेत्र में अवस्थित था। अब आगे पॉइंट है आपका प्राचीन भारतीय इतिहास में कुछ विविध है, हम इसकी चर्चा करते हैं। तीर्थकर प्रतीक चिन्ह, तो हम पहला बात करेंगे ऋषभ देव, इनका प्रतीक चिन्ह है बैल। और अजीतनाथ इनका प्रतीक चिन्ह हाथी। संभवनाथ ये अश्व इनका प्रतीक चिन्ह है। पदम प्रभ ये इनका प्रतीक चिन्ह कमल है। और आगे देखते हैं सुपार्श्वनाथ ये स्वास्तिक इनका प्रतीक चिन्ह है। मल्लीनाथ इनका कलश है प्रतीक चिन्ह। नमीनाथ नीलकमल है इनका प्रतीक चिन्ह। नेमिनाथ शंख है इसका प्रतीक चिन्ह। पार्श्वनाथ इसका सर्फ है प्रतीक चिन्ह। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह शेर है। और इसी क्रम में ऋषभ देव का बताया है बैल है। और इसी क्रम में आगे चलते हैं, नोट में देखिए क्या लिखा है, नेमिनाथ ऋग्वेद में उल्लिखित अरिष्टनेमी का अन्य नाम है। और इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, तो प्राचीन भारतीय इतिहास की कुछ विविध है। ये शैव धर्म की बात करें तो लिंगायत यानी कि वीर शैव संप्रदाय इसके प्रवर्तक थे अल्लभ प्रभु एवं इसके शिष्य वसव। और शैव धर्म जो है 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में व्यापक रूप से प्रचार किया गया था इसका, लिंगायत का। और कपालिक संप्रदाय की बात करें तो इनका प्रमुख केंद्र था श्रीशैल। और नागपंथ संप्रदाय की बात करें तो 10वीं सदी के अंत में मत्स्येंद्रनाथ ने चलाया था इसे नागपंथ संप्रदाय। और शिव को आदिनाथ मानते हुए नवनाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ था नागपंथ संप्रदाय में। और बाबा गोरखनाथ द्वारा 10वीं 11वीं शताब्दी में अधिकाधिक प्रचार प्रसार हुआ था इसका नाथपंथ संप्रदाय का। और इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, तो शाक्त संप्रदाय ये इष्ट देवी शक्ति और शैव धर्म के साथ घनिष्ठ संबंध था इनका। और प्राचीनता प्रागैतिहासिक युग तक था। और वर्तमान में 3 प्रमुख केंद्र हैं जो काश्मीर, कांची और कामाख्या यानी कि कोल मत का प्रसिद्ध केंद्र था। और इसी क्रम में हम आगे देखते हैं शैव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, तो राजेश्वर मंदिर है, ये आपका तंजौर यानी कि तमिलनाडु में स्थित है। शिव मंदिर कहाँ है, तो ये भूमरा यानी कि मध्य प्रदेश में भूमरा एक स्थान है वहाँ पे स्थित है। नटराज मंदिर तो ये चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर तो ये हम्पी कर्नाटक में स्थित है। और विश्वनाथ मंदिर तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। शैव धर्म से संबंधित ये मंदिर है। अब आपका अगला ये पॉइंट वाइज क्वेश्चन है, देखिए अथर्ववेद में रुद्र के अन्य नाम क्या है, तो पशुपति, भव, सर्व, भूपति।
और महाभाष्य यानी कि पतंजलि 2री सदी ईसा पूर्व में शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का उल्लेख प्राप्त हुआ है। कुमार संभव ये कालिदास शिव की महिमा का गुणगान इन्होंने बताया है। और नयनार संत ये संतों की कुल संख्या 63। और पल्लव काल में दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है। और इसी के आगे देखते हैं हम, तो ये समुद्रगुप्त के 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं हैं। तो हम बताते हैं 8 प्रकार का क्रम और चर्चा करेंगे। तो पहला गरुड़, धनुर्धरी और चंद्रगुप्त प्रथम प्रकार, और चक्र प्रकार, परशु प्रकार, परशु है, अश्वमेध है, व्याघ्र हनन है, और वीणा वादन प्रकार है। तो इसी प्रकार टोटल 8 प्रकार हुआ। समुद्रगुप्त के 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं की चर्चा हमने कर दिया है। इसी क्रम में आगे देखते हैं हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य यानी महत्वपूर्ण प्रश्न। पुष्यमित्र और हुड़ों के साथ स्कंदन गुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। तो ये कहाँ मिलता है? भीतरी स्तंभ लेख, ये गाजीपुर, सैदपुर भीतरी है, गाजीपुर में स्थित है। और अगला पॉइंट है आपका, अशोक स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था। इसे इलाहाबाद में स्थापित करवाने वाले शासक कौन थे? तो शासक का नाम बताइए। तो ये अकबर है जो कौशाम्बी में स्थित अशोक स्तंभ को इलाहाबाद स्थापित करवाया। और इसी क्रम में अगला पॉइंट है, गुप्त शासकों में सर्वप्रथम सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम था। और अगला पॉइंट है आपका, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों का नाम था रूपक। और अगला पॉइंट है आपका, गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल का अन्य नाम क्या पड़ा था? तो प्राचीन भारत का स्वर्ण युग पड़ा था इसका अगला नाम। और इसमें हम बात करेंगे अगला हर्ष की। तो शासनकाल की विस्तृत सूचना दरबारी कवि वाणभट्ट की रचना हर्षचरित से प्राप्त होती है। इसका अगला पॉइंट है, आंशिक सूचनाओं का स्रोत कल्हड़कृत राजतरंगिणी से मिलता है। और चीनी स्रोत हम बात करें तो हर्ष एवं राजश्री दोनों एक साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठते थे। और राजधानी हम बात करें तो थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया हर्ष ने। और आगे देखते हैं, तो कन्नौज की बात करें तो विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्य की एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। इसमें 20 देशों के राजा सम्मिलित हुए थे। और सभा का अध्यक्ष कौन था? तो हेनसांग इसका सभा का अध्यक्ष था। इसी क्रम में आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। और इसके आगे हम चर्चा करेंगे, जैसे कि आप लोग जानते हैं ये यहाँ प्राचीन इतिहास यहाँ से ख़त्म हो गया है। और इसके आगे हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। और मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम भी क्लाइमेक्स तक है। तो चलिए मिलते हैं बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।